हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि केमिस्ट्री का है बच्चों 2025 का। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आज की इस वीडियो पे हम पढ़ने वाले हैं। वो है बच्चों राउल्ट का नियम। ठीक बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। हर वर्ष प्रत्येक वर्ष ये पूछा जाता है और हर एक सेट में भी ये पूछा जाता है। ठीक भाई, हमारे उत्तर प्रदेश बोर्ड में 7 सेट बनते हैं तो उसमें ये पूछा जाता ही है। राउल्ट का नियम इतना फेमस क्वेश्चन है, तो इसको ही आज के इस वीडियो पे हम पूरा समझने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार बनता है हम ये भी समझेंगे, कितना लिखना होता है हम ये भी समझेंगे, कितने नंबर क्वेश्चन आए तो आपको कितना लिखना, हम सब कुछ आज की इस वीडियो पे समझने वाले हैं। बच्चों, जो हमारा ये क्वेश्चन है ये विलियन चैप्टर का क्वेश्चन है, यानी कि चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का। ठीक है, तो देखो हम लोग पहले इसको आप लोगों को समझाते हैं। ठीक, इसके बाद फिर इसकी परिभाषा वगैरह, इसके फार्मूले वगैरह सब आप लोगों को हम आज की इस वीडियो पे बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए आप एक कोई बीकर ले लीजिए। ठीक, मान लो कोई एक आपने क्या ले लिया बच्चों, मान लो कोई बीकर ले लिया। ठीक, अब बीकर में कोई आपने विलायक डाल दिया। ठीक बच्चों, कोई आपने क्या कर दिया, विलायक डाल दिया। क्या डाल दिया, विलायक। मान लो कोई आपने विलायक डाल दिया। ठीक, अब क्या करेंगे आप बच्चों, इसमें कोई अवाष्पशील वैद्युत अनवघट पदार्थ अगर इसमें घोल दें। कौन सा बच्चों, वैद्युत अनवघट पदार्थ, वैद्युत अनवघट पदार्थ। अगर इसमें हम कोई वैद्युत अनवघट यानी कि बच्चों क्या होता है, मान लो अवाष्पशील कोई इसमें हम क्या कर दें बच्चों, वैद्युत अनवघट पदार्थ घोल दें। कि इसमें कोई हम अवाष्पशील यानी बच्चों वाष्पशील नहीं, अवाष्पशील से वैद्युत अनवघट पदार्थ अगर इसमें बच्चों हम घोल दें। ठीक है, अगर इसमें हम क्या कर दें, इसमें बच्चों घोल दें तो क्या होगा। अगर इसमें हम कोई कोई हमने क्या लिया, बीकर ले लिया, इसमें विलायक ले लिया, इसमें वैद्युत अनवघट पदार्थ घोल लिया। अब बच्चों मैं आपको बता दूं वैद्युत अनवघट पदार्थ होते क्या क्या हैं। भाई आपने तो पढ़ लिया वैद्युत अनवघट पदार्थ, अगर इसमें घोल दे तो वैद्युत अनवघट पदार्थ का क्या क्या होंगे भाई। क्या तो भाई देखो, यूरिया हो सकता है। क्या हो सकता है, यूरिया। आप लोग जानते हैं यूरिया हो सकता है वैद्युत अनवघट पदार्थ। ठीक, यूरिया हो गया हमारा। और बच्चों हो सकता है देखो ग्लूकोज भी हो सकता है। ठीक, ग्लूकोज कोई भी अगर इसमें घोल दें, ग्लूकोज। हाँ, इसमें अगर शर्करा घोल दें, शर्करा जिसको क्या कहते हैं हम, चीनी कहते हैं। ठीक, जिसको क्या कहते हैं, चीनी कहते हैं या सुक्रोज कहते हैं। क्या, सुक्रोज, कुछ भी गांव की भाषा में आप लोग बोलते रहते हैं। ठीक, सुक्रोज। ये कौन से पदार्थ बच्चों हमारे, कि कौन से हैं, विद्युत अनवघट पदार्थ हैं। अगर बच्चों विद्युत अवघट पदार्थ की बात करें, कौन से, वैद्युत। बच्चों में समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि आप लोगों को एक एक क्लियर समझ में आए। ठीक, इसमें वैद्युत, अगर अब मैं अवघट की बात करूं, वैद्युत अवघट की अगर बात करूं, वैद्युत अनवघट ही है। अब मैंने क्या किया, वैद्युत अवघट की अगर मैं बात करूं तो बच्चों वैद्युत अवघट कौन कौन से होते हैं। बच्चों मैं इसको इसलिए समझा रहा हूं कि अगर आप लोग इसको नहीं समझेंगे तो आपको राउल्ट का नियम समझ में नहीं आएगा। ठीक, जब तक आप अनवघट और अवघट में अंतर ना समझ लें, क्योंकि बच्चों कोई इसको नहीं बताता, डायरेक्ट आप लोगों को परिभाषा वगैरह रटा देते हैं। टेंशन ना करिए, परिभाषा सब मैं लिख के लेके आया हूँ। ठीक, आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी, पहले आप इसको समझिए, समझेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो बच्चों वैद्युत अवघट की पदार्थ की अगर हम बात करें तो क्या हो गया हमारा, मान लो NaCl हो गया। ठीक, KCl हो गया बच्चों, H2SO4 हो गया, H2SO4 हो गया। ठीक, ये हमारे क्या हो गए बच्चों, वैद्युत अवघट पदार्थ हो गए। ठीक है, यानी बच्चों इसका कहने क्या मतलब है, यानी अगर इनके जलीय विलयन में धारा प्रवाह कर दी जाए, क्या कर दिया, धारा प्रवाह कर दिया जाए तो क्या होगा, इसमें धारा प्रवाह हो जाएंगे। ठीक, ये ऐसे पदार्थ होते हैं अवघट पदार्थ जिनमें धारा प्रवाह होता है। और बच्चों अनवघट पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जिनमें धारा का कोई प्रवाह नहीं होता। सिंपल आप लोग समझ लिए। ठीक, अब देखो मैं अगर आप लोगों को कोई एक अपने मन से बताता हूँ क्या होता है, तो जैसे जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अवघट, यानी जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनवघट पदार्थ घोल दें तो बच्चों वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन वैद्युत अवघट
के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। ठीक, यानी अगर किसी हम कोई भी विलायक ले लें, इसमें वैद्युत अनपघट्य पदार्थ को घोल दें तो बच्चों क्या होगा, जब तो उसमें जब बच्चों वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, अवनमन का मतलब बच्चों कमी। ठीक, तो जो अगर हम इसमें किसी विलायक में वैद्युत अनपघट्य पदार्थ यानी कि यूरिया, ग्लूकोज, शर्करा कुछ भी अगर घोल दें तो जो उसमें कोई जो अगर घोल दें उसको क्या कहते हैं, आपेक्षिक अवनमन, यानी बच्चों जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो वैद्युत अपघट्य के कमी जो होती है, अवनमन का मतलब बच्चों कमी। ठीक है, तो वैद्युत अपघट्य के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। ठीक है, तो यही देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया है किसमें, नियम में। अब इसको अब देखो परिभाषा समझते हैं। अगर आप लोगों ने परिभाषा समझ लिया तो बच्चों बहुत काफ़ी हद तक आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो बच्चों परिभाषा हमारी है, इस नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ घोलने पर विलयन के वाष्पताप का आपेक्षिक अवनमन, अवनमन मतलब कमी, विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होती है। यानी बच्चों कमी का मतलब क्या होगा, देखो मैं कुछ एक बार कमी समझाता हूँ। अवनमन अवनमन कमी कमी चिल्ला रहा हूँ, समझा है नहीं रहा हूँ आपको, है ना। तो बच्चों जो कमी हमारी हिल गया यार, जो हमारी कमी होती है, कमी का मतलब जैसे मान लो हमने किसी विलयन में कुछ लिया, ठीक, ऐसे में भाई मान लो पानी लिया, इसे हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ठीक, गर्म कर रहे हैं, तो अगर मैं इसमें कुछ और पानी डाल दूँ, ठंडा है, मान लो ये पानी गर्म हो चुका है, इसमें अगर मैं ठंडा पानी डाल दूँ तो बच्चों क्या होगा, ये धीरे धीरे गर्म होने लगेगा, यानी कमी हो जाएगी, है ना। तो इसको हमने क्या बोल दिया, कमी बोल दिया, है ना। तो आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। यानी अगर हम सीधी सीधी बात करें बच्चों, तो जो हमारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होगा वो क्या होगा, विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर। यानी बच्चों P0 माइनस PS जो होगा, यानी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, P0 माइनस PS अपान P0 होता है। वो किसके बराबर होगा, विलेय के मोल प्रभाज्य के। ठीक, विलेय के मोल प्रभाज्य यानी N अपान N प्लस N, एक घटक का मोल प्रभाज्य बटा कुल घटक का मोल प्रभाज्य, ये क्या होता है, विलेय के मोल का प्रभाज्य। हमारा क्या कहे का सूत्र है, मोल प्रभाज्य का सूत्र है। ठीक है, तो बच्चों अगर हम सीधी सीधी अगर हम बात करें तो ये हमारा बच्चों क्या आ गया, ये हमारा आ गया किसका, राउल्ट के नियम के अनुसार सूत्र आ गया। ठीक, लेकिन बच्चों मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमें इस सूत्र से कोई मतलब नहीं है। ठीक, क्योंकि जो हमारा राउल्ट का नियम बच्चों होता है वो तनु विलयन के लिए होता है। किसके लिए, तनु विलयन के लिए बच्चों, कहे के लिए होता है, तनु विलयन के लिए। तो आप लोगों को हेडिंग डाल लेना है तनु विलयन के लिए। तो बच्चों अगर तनु विलयन के लिए अगर इसकी बात करें तो देखो तनु विलयन के लिए बच्चों क्या होता है, जो हमारा N प्लस N होता है वो बराबर हो जाता है, कहे कि N के बराबर हो जाता है। यानी जो हमारा N प्लस N है बच्चों वो कहे के बराबर हो जाता है, पूरा N के बराबर हो जाता है ना। तो N के बराबर मतलब बच्चों उसमें हम तनु है मतलब बहुत, तनु मतलब पतला छोटा, तनी थोड़ा सा है, तो उसमें हम क्या मान लेते हैं, मोल प्रभाज्य N मान लेते हैं, मतलब दोनों कुल मोल प्रभाज्य जो है हमारा N के बराबर आ जाता है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो अगर हम इसके अनुसार बात करें तो क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS अपान हो जाएगा P0। ठीक, अब बराबर क्या हो जाएगा, N अपान, हमने N प्लस N को क्या मान लिया, N, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। ठीक, अब देखो भाई, देखो मान लो जो बच्चों N हमारा होगा, N क्या होता है, W अपान M होता है ना, W अपान M होता है। और जो हमारा अगर कैपिटल N की बात करें तो क्या हो जाएगा, W अपान कैपिटल M हो जाएगा, है ना। इतना हमारा होगा कि नहीं होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इतना आप बताओ, इतना हमारा होगा कि नहीं होगा, होगा भाई, क्योंकि हमारा ये क्या है, मोल प्रभाज्य, वो मोलों की संख्या। ठीक, भार बटा अणुभार, W अपान M यानी भार बटा अणुभार, ये हमारा क्या होता है बच्चों, N यानी कि मोलों की संख्या। ठीक, तो N बराबर क्या ले लिया, W अपान M, कैपिटल N बराबर कैपिटल M अपान M। तो क्या हमारा इसके अनुसार क्या सूत्र बन जाएगा बच्चों, P0 माइनस PS अपान P0 इज इक्वल टू W अपान M। ठीक, W अपान M इसके अनुसार W अपान, ये बच्चों हमने क्या लिया है, ठीक, ऐसा लिया है, इसको कैपिटल मान लिया, इसको स्मॉल मान लिया। तो W अप N की जगह क्या रखेंगे, W अपान M बटा उसकी जगह N की जगह क्या रखेंगे, N की जगह W अपान M। तो यहाँ पे लिख दो कैपिटल W अपान बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पे, M, कैपिटल M आ जाएगा। इतना आपने लिखा, समझा कि नहीं समझा, मुझको प्यारी प्यारी अपनी बातों से बच्चों समझा दीजिए। तो आशा करता हूँ आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब देखो इसमें क्या करते हैं बच्चों, हम
इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। तो अगर हम अच्छे से लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, डब्लू बटा एम गुणे, अब बच्चों ये ऊपर पहुँच जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम बटा क्या हो जाएगा, डब्लू, कैपिटल डब्लू, है ना। इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यही बच्चों हमारा क्या हो गया, यही हमारा तनु विलयन के लिए क्या आ जाता है, मेन सूत्र, मेन फार्मूला। सूत्र ये भी है बच्चों, ठीक, लेकिन ये तनु विलयन के लिए नहीं है, ठीक। और जो हमारा न्यूमेरिकल बनता है वो बच्चों काहे के लिए बनता है, तनु विलयन के लिए बनता है। तो हम इसको ज़्यादा याद रखते हैं। बाकी अगर परिभाषा 2-3 नंबर पूछ लिया तो हम लोग कहाँ तक बच्चों लिख देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देते हैं, यहाँ तक, ठीक। अगर पूरा पूछा पूरा 5 नंबर में तो हम सीधा यहाँ पूरा इसको पूरा लिखेंगे, अभी और आगे भी लिखेंगे। अब बच्चों आगे क्या लिखेंगे, ये तो हमारा हो गया। भाई आपने अगर उसको लिख लिया, किसको लिख लिया, इसको अगर आपने लिख लिया, ठीक, ये अब भाई पी नॉट क्या है, पी एस क्या है, पी नॉट क्या है, डब्लू क्या है, एम क्या है, एम क्या है, डब्लू क्या है, ठीक। इसको हम समझेंगे, इसको हम समझते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या करें, हमने एक दूसरा पेज ले लिया है, ठीक। अब इस पेज पे क्या करते हैं, इनका देखते हैं ये क्या क्या है, इनको कहते क्या क्या हैं। तो देखो मान लो हमारा पी नॉट, उसमें क्या है, पी नॉट है, ठीक, पी एस है, ठीक, पी एस है, डब्लू है हमारा बच्चों, सॉरी डब्लू बड़ा बना दिया, डब्लू हमारा है, ठीक, एम है हमारा, ठीक, एम है। अब छोटा डब्लू भी है बच्चों, छोटा डब्लू भी है, छोटा एम भी है। तो इनको बच्चों कहते क्या हैं, देखो पी नॉट, पी नॉट को बच्चों क्या कहते हैं हम, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, क्या कहते हैं, शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, वाष्प दाब, ठीक बच्चों। अब बच्चों पी एस को हम कहते हैं विलयन का वाष्प दाब, किसका, बराबर विलयन का वाष्प दाब। ये क्या है, कहेगा होगा बच्चों हमारा विलयन का वाष्प दाब। अब बच्चों जो हमारा डब्लू, कैपिटल वाला डब्लू बच्चों होता है विलायक का भार, क्या होता है, विलायक का भार होता है बच्चों, जो हमारा कैपिटल डब्लू होता है। बच्चों कैपिटल एम हमारा होता है विलायक का अणुभार, क्या होता है, विलायक का अणुभार होता है। विलायक का क्या होता है बच्चों, विलायक का अणुभार होता है, ठीक। ये हमारा हो गया। अब बच्चों जो हमारा स्मॉल डब्लू होता है यानी छोटा डब्लू होता है, विलेय का भार होता है, किसका, विलेय का भार, विलेय का भार होता है, ठीक। अब बच्चों जो हमारा स्मॉल एम होता है, किसका, विलेय का अणुभार होता है, क्या होता है, विलेय का अणुभार, ठीक, अणुभार। ये आपने लिख लिया, ठीक है। ये बच्चों इनको हमने अब देख लिया हमने क्या क्या होता है, ठीक। अब बच्चों कभी कभी पूछ लेता है राउल्ट का नियम लिखिए तथा इनकी सीमाओं को बताइए। तो बच्चों सीमाओं के लिए हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे राउल्ट के नियम की सीमाएं, राउल्ट के नियम की सीमाएं, ठीक, राउल्ट के नियम की सीमाएं। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे बढ़िया बढ़िया पेन से, आप कलरिंग से बढ़िया, मतलब घर के नोट्स जो बना रहे हैं, अगर स्कूल के लिए बना रहे हैं या तो अपने भाई कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ता है भाई अपने के लिए पढ़ता है, स्कूल में तो उसको कोई चेक नहीं करता, ठीक है ना। तो देखो पहले नंबर में हम क्या लिख लेते हैं भाई, राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या होता है भाई, सबसे बहुत बिल्कुल बढ़िया वाली जो बात है, अगर आपसे कोई पूछ रहे राउल्ट का जो नियम है वो किस पर लागू होता है, तो बच्चों किस पर लागू होता है, यह तनु विलयन पर, यह तनु विलयन पर लागू होता है, लागू होता है बच्चों, ये तनु विलयन पर लागू होता है, ठीक। अब बच्चों दूसरा हम लिखेंगे यह विद्युत अनवघट पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। यानी बच्चों जो अब मैं पीछे पढ़ा भी चुका हूँ, ये क्या होता है, ये बच्चों विद्युत अनवघट पदार्थ के विलयन पर लागू होते हैं, विद्युत अपघट्ट के नहीं, विद्युत अनवघट के, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे यह वैद्युत अनवघट्य पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। बच्चों क्या है, यह वैद्युत अनवघट्य पदार्थ के विलयन पर लागू होता है, ठीक बच्चों। अब देखो बच्चों तीसरा हम क्या लिखेंगे, ये बच्चों क्या है, यह जो है अवाष्पशील पदार्थ पर लागू होता है, ठीक। अवाष्पशील पदार्थ पर लागू होता है, क्या पे लागू होता है, अवाष्पशील पदार्थ पर लागू होता है, ठीक।
लागू होता है। तो बच्चों हमने 3 लिख लिए। बच्चों अगर आप इसमें क्या कहते हैं चौथा भी लिखना चाहें तो आप लोग चौथा भी लिख सकते हैं कि भाई एकदम चौथा सबको पता होता है ये बच्चा, इसमें बच्चों जो ताप होता है वो क्या होता है, स्थिर होना चाहिए। ठीक, क्या है इसमें ताप स्थिर, इसमें ताप स्थिर होना चाहिए। ठीक, जो ये हमारा राउल्ट का नियम है, इसमें बच्चों ताप जो है स्थिर होना चाहिए। ठीक बच्चों, ये बच्चों 4 नंबर का टॉपिक है। कितने नंबर का बच्चों है, 4 नंबर का टॉपिक है। ठीक, आप लोगों के 4 नंबर एकदम पक्के होने वाले हैं अगर ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया तो। ठीक, तो भाई हमने क्या क्या समझा एक बार शुरू से देख लेते हैं, हमने क्या क्या समझा, इसके बाद वीडियो को करते हैं एंड। ठीक, तो देखो बच्चों हमने क्या समझा, राउल्ट का नियम समझा, राउल्ट का पहले परिभाषा समझी, पहले उसके पहले भी कुछ समझा। ठीक, वो रफली काम था हमारा, लेकिन अभी हमने क्या क्या समझा। देखो, इस नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य पदार्थ घोलने पर विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभाज्य के बराबर होता है। ठीक, ये हमने परिभाषा समझी। इसके बाद बच्चों क्या किया, जो हमारा क्या परिभाषा के अनुसार क्या कह रहा है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर होगा विलय के मूल प्रभाज्य के। ठीक, तो हम क्या किया, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का सूत्र लिख दिया, उसको बराबर कर दिया विलय के मूल प्रभाज्य के n/n। ठीक, ये कर दिया। इसके बाद बच्चों ये हमारा जो होता है वो क्या होता है, तनु विलयन के लिए होता है। क्या के लिए बच्चों होता है, तनु विलयन के लिए होता है। ठीक, सॉरी हिल गया, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग भावनाओं को समझिए। ठीक, तो तनु विलयन के लिए हमने हेडिंग डाला n+n बराबर n हो गया। ठीक, हमने n+n बराबर n क्या होते हैं हम लोग क्या कहते हैं, मानते हैं। ठीक, तो यहाँ पे माना भी आप लोग लिख सकते हैं, बाकी तनु विलयन के लिए n+n बराबर n ही होता है। ठीक है, तो P0 - P0 लिखा बराबर कहे के लिए कर दिया, n/n कर दिया। क्योंकि भाई n+n जो है n+n क्या है, n हो गया, तो n/n कर दिया हमने। ठीक, तो यहाँ पे n बराबर W/m, n बराबर W/m, भार बटाणु बार इसमें ले लिया। ठीक है, तो देखो P0 - PS, P0 बराबर होता है W/m कर दिया। ठीक है, अब बच्चों क्या कर दिया, इसको सही तरीके से लिख दिया, तो क्या हो गया हमारा P0 - P0 बराबर W/m इंटू m/w, ये हो गया। इसके बाद बच्चों हमने क्या किया, इसके जो वो मतलब कि प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, इनको हमने बताया कि आप लोगों को कि ये कहे के हो। जैसे P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है, PS जो होता है विलायक का वाष्प दाब होता है, कैपिटल W होता है विलायक का भार होता है, कैपिटल M होता है विलायक का अनुभार होता है, W क्या होता है विलय का भार होता है, स्मॉल m होता है हमारा विलय का अनुभार होता है। ये हमने आपको बताया। इसके बाद बच्चों क्या बताया, राउल्ट की सीमा, जो कि कभी कभी पूछ लेता है, बाकी पूछता ही है क्योंकि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो राउल्ट की सीमा हमने क्या किया, यह तनु विलयन पर लागू होता है, या वैद्युत अनवघट्य पदार्थ के विलयन पर लागू होता है, या अवाष्पशील पदार्थ पर लागू होता है। इसमें ताप स्थिर होना चाहिए, ये हमने स्टार्ट कर दिया। इसको इतना भाई आप लोग लिख देते हैं, एग्जामिनर आपको पेल के नंबर देगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो भाई आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो भाई यार एक कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक तो आप कमेंट कर देना। बाकी इसमें आप लोगों के बोर्ड एग्जाम से संबंधित वीडियो मिलती रहेंगी कक्षा 12 के लिए। ठीक, तो भाई यूपी बोर्ड के योद्धा हो जाओ तैयार, क्योंकि NCERT वाले भैया मचाने वाले हैं धमाल। ठीक भाई, बाय बाय, गुड बाय।